तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। ये रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कराया जा रहा है। आप लोग यदि आप लोग को वीडियो पूरा नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो वहाँ पे अपलोड किया गया है। आप आसानी से कृपया कीजिए, आप लोग देख लीजिए। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तभी सब वीडियो मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर वीडियो सभी सभी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। रोज डेली बाय डेली 20 क्वेश्चन कराया जा रहा है और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? एक नृत्य नाटक कह रहा है कि एक नृत्य नाटक है, तो हम जान ले पहले। नृत्य नाटक मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? एक सरस शास्त्रीय नृत्य है। एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी जानिए। मणिपुरी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। ये मणिपुर का है। कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। ये कहाँ का है? ये जो है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का। कथक क्या है? सॉरी, कथक दोनों हो गए। कथक कथक कथक। चलिए, यहाँ पे हम बदल रहे हैं, ओडिसी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओडिसी। ओडिसी, ठीक है, ओडिसी दे दिया। अब ओडिसी कहाँ का नृत्य है? ओडिसी जो नृत्य है एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है ओडिसी जो है ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का। ओडिशा। कथकली कहाँ का है? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य, ये भी एक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ये कहाँ का है? ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का। अब जान लीजिए, अब ये निम्न से कौन सा एक नृत्य नाटक है? नृत्य नाटक जो है हमारा जो ऑप्शन है हमारा क्या है? कथकली। ये क्या है? एक नाटक है। जो नाटक हमारा है कथकली क्या है? एक नाटक है। ठीक, हम आ रहे हैं इसमें। निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः हार्मोन्स अनुपस्थित होते हैं? बिल्ली। बिल्ली क्या है? एक स्तनधारी। क्या है? एक स्तन, एक स्तनधारी। एक स्तनधारी भी है, बिल्ली स्तनधारी भी है। तो ये क्या है? इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। बंदर भी क्या है? बंदर भी है, एक स्तनधारी भी होते हैं। ये भी स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? ये भी स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी ये भी है, तो क्या कहते हैं? ये भी, इसमें भी हार्मोन्स पाए जाएंगे। जीवाणु, कुत्ता। कुत्ता भी क्या है? कुत्ता कुतिया जो होते हैं स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। तो ये सभी में हार्मोन्स पाए जाएंगे, लेकिन जीवाणु, जीवाणु क्या है? जीवाणु में हार्मोन्स नहीं पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन कौन से होगा? हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे तीसरे और चौथे, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क में से ट्यूमर हटाने तथा कैंसर को उपचार के लिए प्रयोग किया था। उपचार के लिए प्रयोग किया था। मस्तिष्क में से ट्यूमर हटाने, मस्तिष्क से ट्यूमर हटाने तथा कैंसर को उपचार के लिए प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? इसमें ध्यान दीजिएगा। जो कार्बन जो होता है, कार्बन, कार्बन ध्यान दीजिएगा। कार्बन जो होता है गैर गैर रेडियो गैर रेडियो धर्मी होता है। गैर रेडियो धर्मी समस्थानिक होता है। समस्थानिक, समस्थानिक। सोडियम क्या है? सोडियम रेडियो धर्मी।
रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी ये होता है तेल, तेल के तेल के प्रवाह को मापता, तेल के प्रवाह को, जब तेल प्रवाहित होता है तो उसे पता लगाने के लिए हम सोडियम यानी कि Na24 का प्रयोग करते हैं। जैसे पाइप अगर लीक हो जाए, पाइप तेल का जो पाइप है, पाइप पाइप का लीक को पता करना, पाइप जब पाइप लीक हो जाता है उसको पता करने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोडियम 224। यूरेनियम परमाणु, परमाणु परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु हथियारों के लिए, हथियारों में ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम 232 का प्रयोग किया है। अब कोबाल्ट क्या प्रयोग किया है? कोबाल्ट का ट्यूमर ट्यूमर को ट्यूमर को हटाने तथा कैंसर को उपचार करने के लिए, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में प्रयोग किया था, कैंसर के उपचार में प्रयोग किया था। कोबाल्ट को कार्बन में गैर रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसे कार्बन के AMU में प्रयोग किया था, जैसे कि द्रव्यमान मापने के लिए। इसका जो प्राकृतिक में है 99.8% कार्बन पाया जाता है। कोबाल्ट 60 Na24 रेडियोधर्मी तेल के प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पाइप लीक हो जाती है उसको भी पता करने में प्रयोग Na24 का प्रयोग होता है। यूरेनियम 235 परमाणु जो है, परमाणु जो बम है, हथियारों में ऊर्जा, मतलब हथियार जो भी है ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब चौथा क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग होता है। जब वस्तु को 2F1 पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल लेंस में रखा गया है, मतलब उत्तल लेंस में रखा गया है, उत्तल लेंस में रखा गया, वस्तु को रखा गया, किस पर रखा गया है? 2F1 पर रखा गया है। किस पर रखा गया है? 2F1 पे, 2F1 पे क्या किया गया? वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा। बिंदु का आकार कब बनेगा? जब ये अनंत पर रहेगा, जब वस्तु अनंत पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा, तो याद रखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका जो बनता है बिंदु के आकार का बनता है। बिंदु किसका बनेगा? आकार का बनेगा। बहुत बड़ा जब बनेगा तो हमारा किसे बनेगा? F1 तथा 0 पे, यानी कि F1 मतलब 0 मतलब कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है? ये O है, क्या है? ये O है, आई F1 है, यानी कि F1 और किसके बीच रहेगा? वस्तु को रखा जाएगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब 2F1 से परे पर, 2F1 से परे का मतलब क्या? यानी कम बनेगा। क्या बनेगा? इससे कम बनेगा। वस्तु को जितना बड़ा रहेगा उससे क्या बनेगा? कम बनेगा। वस्तु के आकार बताइए, वस्तु के आकार जब वस्तु 2F1 पर रखा जाएगा तो 2F1 पर रखा जाएगा, 2F1 तो वस्तु के आकार का बनेगा। ऑप्शन कौन से होगा? इसे 2F1 पर रखा जाएगा तो वस्तु क्या बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। किसका बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर वस्तु है, फिर 2F1 मान लें, इसमें वस्तु रखा गया, वस्तु रख दिए ना, तो 1 किरण जाएगा, मान लीजिए 1 किरण जगह समांतर, ये क्या हो जाएगा? ये गया ऐसे जाएगा, एक जगह ऐसे, यहाँ कहीं कटेगा, यहीं पर हमारा बनेगा, तो ये क्या बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, कैसा बन रहा है? देखिए सीधा है, ये उल्टा है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक कट रहा है, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। तो हमारा कौन से होगा? ऑप्शन नंबर 3 से होगा। और उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला पे हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, कि न्यूटन ने दिया था, कि आर्किमिडीज ने दिया था, कि इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले जो दिया था सर्वप्रथम जड़त्व का नियम जो दिया था
सबसे पहले जड़त्व का नियम नियम सबसे पहले हमारा दिए थे गैलीलियो ने, कौन दिए थे? गैलीलियो ने, कौन दिए थे? गैलीलियो ने। उसके बाद न्यूटन है, उसके बाद कौन है? उसके बाद न्यूटन है। न्यूटन का जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है? जब किसी वस्तु को गतिशील अवस्था, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में रहेगा। जब कोई वस्तु विरामावस्था में, जब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जब कोई वस्तु गतिशील में है, तो गतिशील में ही रहेगा। और जब विराम में हो, तो विराम में ही रहेगा। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तो वो कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। तो इसमें ऑप्शन कौन से होगा? गैलीलियो ने। क्या? गैलीलियो ने। आर्किमिडीज नहीं होंगे, न्यूटन नहीं होंगे, गैलीलियो नहीं होंगे। अब छठा क्वेश्चन क्या कहना है? निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? श्लेष द्रव पाया जाता है। श्लेष द्रव के बारे में जानेंगे। श्लेष द्रव क्या होता है? श्लेष द्रव क्या होता है? श्लेष द्रव एक ऐसा द्रव है जो चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। क्या होता है? ये चिपचिपा होता है। और जो होता है ये श्लेषी गुहाओं में श्लेषी गुहाओं में पाया जाता है। तो ये जो निम्नलिखित में किसमें श्लेषी द्रव पाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। उपास्थि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुक्त रूप से गतिशील जोड़, मुक्त रूप से क्या होगा? गतिशील जोड़। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चौथा नंबर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के कैलोरी मान की इकाई है? कैलोरी मान की इकाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर है 1 2 3, कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? पहले देखेंगे। एक ईंधन कैलोरी मान के, पहले इसको हम एक ईंधन मान का और जान ले, ईंधन कैलोरी मान की इकाई और जान ले, एक और जान ले। जे केजी होता है। जे यानी कि जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम भी होता है, एक ये होता है। और एक हमारा जो होता है किलो जूल, सॉरी केजे किलोग्राम, ये होता है। देखिए, और ये जाने एक ईंधन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, एक केजी ईंधन किसे, ईंधन कैलोरी मान किसे कहते हैं? एक ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा को कहते हैं एक कैलोरी, सॉरी एक ईंधन कैलोरी मान कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मात्रा क्या कहते हैं? 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा को एक कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है ना? हम थोड़ा जान लें, थोड़ा सा अलग भी जान लें। एक पेट्रोल का उष्मीय मान, पेट्रोल का उष्मीय मान जो होता है हमारा, जो होता है 45,000 जूल प्रति किलोग्राम, 45,000 जूल प्रति किलोग्राम होता है। एलपीजी का देख लें, एलपीजी का कितना होता है उष्मीय मान? एलपीजी का उष्मीय मान होता है 55,000 जूल प्रति केजी होता है, जूल प्रति केजी होता है। प्राकृतिक गैस का जान, प्राकृतिक गैस का होता है 5,000 जूल प्रति केजी होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा होगा?
ऑप्शन ये दिया हो चाहे ऑप्शन ये दिया हो, तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जे सॉरी ये नहीं सही। ऑप्शन नंबर के जी, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा? ये हमारा सही होगा। ठीक है, के जे प्रति के जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब करें, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया था? सिखों को पराजित किया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग के लॉर्ड माउंटबेटन कि इनमें से कोई नहीं? कौन पराजित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को ट्रेन का जनक भी माना जाता है, जनक माना जाता है। ट्रेन का क्या मानता है? ट्रेन का लॉर्ड डलहौजी क्या कहता है? ट्रेन का जनक भी माना जाता है। ये भी याद रखना है, ट्रेन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, कितना नंबर को? 8 हो गया। अब हम चले गए 9 और 10 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले जानेंगे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे क्या थे? कानून मंत्री थे। क्या थे? प्रथम, भारत के प्रथम कानून मंत्री, कानून मंत्री कौन क्या थे? भारत के प्रथम। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे? पहले कानून मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पहला सही होगा। निम्नलिखित में से थ्रोम्बोसिस किस चीज की बनी होती है? किस चीज की बीमारी होती है? थ्रोम्बोसिस से किस चीज की बीमारी होती है? ये किस चीज की बीमारी होती है? तो पहले जान के फेफड़ा से। फेफड़ा से क्या होता है? निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है। और निमोनिया किस कारण होता है? ये तो वायरस के कारण होगा, वायरस के कारण या जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण होगा। क्या होगा? जीवाणु के कारण। क्या होगा? वायरस के कारण या जीवाणु के कारण होता है। थायराइड, थायराइड जो होता है, थायराइड कैंसर होता है इससे। थायराइड, थायराइड क्या होता है? थायराइड कैंसर होता है। थायराइड क्या होगा? थायराइड से जो बीमारी होती है थायराइड कैंसर होगा। नस फटते जो मानो मानो जो क्या कहते हैं, तंत्रिका जिसे बोलते हैं, तंत्रिका से, तंत्रिका में होने वाले, तंत्रिका में, तंत्रिका, तंत्रिका में जो होगा, मतलब मानव के तंत्र में जो तंत्रिका में होगा वो ये बीमारी पैदा होगा। रक्त जो होगा, रक्त, रक्त हो जाता है थ्रोम्बोसिस से। थ्रोम्बोसिस की बीमारी से क्या होता है? रक्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर किस चीज की बीमारी होता है? तो रक्त। ये क्या करता है? थ्रोम्बोसिस रक्त के प्रवाह को सीमित करता है। रक्त के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को सीमित करता है, सीमित, सीमित करता है। ठीक है ना? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थ्रोम्बोसिस किससे संबंधित है चाहे पूछेगा तो आप लोग रक्त से। किससे होगा? रक्त से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब चल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। PbBr2 और एरो दिया है। Pb में और Br2 में करे कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। इस संयोजन एक समीकरण दे दिया है, जिसे पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा। लेड ब्रोमाइड तो क्या किसमें किसमें टूटा है? लेड में और ब्रोमाइड में टूटा है। तो कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है? तो हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि अपने क्या करता है, अपने स्थान, अपने जो रेशन होता है उसे विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देना क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हम ले लिए Fe ले लिए, Fe ले लिए प्लस CuSO4 ले लिए। अब क्या करेगा? विस्थापित करेगा। इसका स्थान क्या करेगा? ये क्या करेगा? उठा के इस पे रख देगा और ये यहाँ चला आएगा। कैसे? देखिए, जब अभिक्रिया करेगा
तो तुरंत क्या होगा, FeSO4 बना देगा, फेरिक सल्फेट बना लिया, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी क्या कहता है, विस्थापित कर लिया। क्या कर लिया, विस्थापित कर लिया। तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है, जब क्षार तथा अम्ल, जब क्षार तथा अम्ल मिलते हैं, जब क्षार तथा अम्ल मिलते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। ठीक है ना, जब क्षार को मिलाते हैं और अम्ल को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक तत्व जो मिलकर एक नए तत्वों का निर्माण करते हैं, एकल नए तत्वों का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक एकल तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि हम मिला दिए NH3 से NH3 प्लस HCl मिला दिए, अब इसे NH3 और प्लस HCl मिला देंगे तो इससे एक तत्व निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, NH4Cl, इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो अपघटित हो जाए। क्या क्या हो जाए, अपघटित हो जाए। ऊष्मीय अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, तो इससे क्या होता है, अपघटित है, यानी कि एक पदार्थ रहेगा, एक पदार्थ से दो या दो से अधिक निकलना। तो मान लीजिए एक पदार्थ क्या है, मान लीजिए इसी से हम लोग ले रहे हैं PbBr2 ले रहे हैं, PbBr2 है, तो बताइए लेड क्या हो गया, लेड अलग हो गया, प्लस Br2 क्या हो गया, अलग हो गया, अपघटित हो गया। क्या हो गया, यानी क्या हो गया, अपघटन मतलब क्या हो गया, बट गया। क्या हो गया, बट गया, तो उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी कि एक पदार्थ को आप दो या दो से अधिक भागों में बट जाना, उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, अपघटन अभिक्रिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था, सब कोई जानता है। करो या मरो का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन दिए थे, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुझमें आजादी दूं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा है। भगत सिंह का क्या है, भगत सिंह का नारा क्या है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा है। लाला लाजपत राय का क्या नारा है, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन, साइमन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। एक और कहते हैं कि मेरे ब्रिटिश का हर लाठी का, जैसे हर लाठी का मेरे ब्रिटिश के लिए एक ताबुक बनेगा, हर लाठी का एक कतरा क्या बनेगा, एक ताबुक बनेगा। तो ये क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय दिए थे। महात्मा गांधी कहते करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिए थे। तो ये क्या है, 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। अब चलेंगे हम 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन पे, चला जाए। 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1958, 1919, 1930, 1942। हम जानेंगे 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में, 1930 में क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1858 में क्या होता है, झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु, झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी, झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। सबने आगे आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनाया था? अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। बुलंद बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। कुतुबुद्दीन की 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुमताज की याद में बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। क्या बनाया था? ताजमहल। शाहजहां ने। ठीक है, अब हम चलेंगे 16 और 17 नंबर क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान का माप होता है। किसका 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 होता है? जड़ता का होता है, घनत्व का होता है, बल का होता है कि आयतन का होता है? पहले आयतन का थोड़ा सा माप देते हैं। आयतन का क्या माप होता है? आयतन और लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई। मीटर मीटर यानी कि मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी कि क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। आयतन का माप क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। इसकी बीमा क्या होता है? ये भी जान लें। इसकी बीमा जो होता है, इसकी बीमा होता है एल क्यूब होगा। क्या होगा? एल क्यूब होगा। बल का मात्रक होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान गुणे की लिख दीजिए ए बराबर एम। ए बराबर एम। इसका मात्रक होता है केजी। इसका होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? बीमा क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2। एम एल टी के पावर -2 बीमा होगा। एम एल टी के पावर -2। धनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन केजी। केजी होगा। मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। इसका क्या होगा? एल सॉरी एम एल क्यू होगा। एम एल क्यू, एम एल के पावर -3 होगा। बीमा क्या होगा? एम एल के पावर माइनस केजी प्रति मीटर का क्यूब। तो अब ऑप्शन क्या बच रहा है? जड़ता। किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़ता का माप होता है। क्या होता है? जड़ता का माप है। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम है। जड़त्व का नियम वो कहलाता है जब किसी वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगा, जब वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए वो कहलाता है क्या? न्यूटन का प्रथम नियम। तो जब तक उस बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वो चलेगा नहीं, ना गतिशील करेगा ना वो। अगर विरामा में हो गया तो विरामा में होगा, जो हो जाएगा। गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगा। तो जब तक उसको बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वो क्या करेगा? अपना गति करता रहेगा। ठीक है ना? ये जड़त्व का नियम है। अब पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 सही होगा। ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली जो ट्रेन चली थी कब चली थी? 1853 में, 1961 में, 1870 में, 1953 में? कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन चली थी, उसका जो जनक था लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चली थी 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 में। 1853 में। भाप इंजन था। भाप इंजन जो था, भाप इंजन। क्या था? भाप इंजन। और इसमें 14 डिब्बे थे। कितने थे? 14 डिब्बे थे। जिसमें कि कितना चला था? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर चला था। लगभग 400 यात्रियों के साथ, लगभग 400 यात्रियों के साथ चला था। 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा इसमें? 1853। ऑप्शन नंबर पहला जाएगा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत जो किया था भारत की, भारत में थे, जो क्या दिए थे? भारत के थे
जो राजा राममोहन राजा राममोहन राय ने क्या किए थे, ये मतलब स्वीकार किए थे, मतलब ये भी क्या थे, इसमें स्वीकार किए थे कि हाँ सती प्रथा लागू भारत में नहीं होना चाहिए। तो क्या किए थे, उसमें भागीदारी बने थे राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन कौन जगह है, राजा राममोहन राय, ये लोग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। अब विटामिन 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, सभी लोग जानते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का, पाचन की समस्या, फेफड़े की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। कौन ऑप्शन से होगा, सीधे टिक लगाइए, रक्त को थक्का बनाने में। टाइफाइड बेसिलस की अवधि कितनी है, टाइफाइड बेसिलस जो होती है की अवधि कितनी होती है, 9 से 15 दिन में, 8 से 14 दिन में, 15 से 20 दिन और 3 से 7 दिन। कौन सा ऑप्शन से होगा, इनमें 8 से 14 दिन होती है, 8 से 14 दिन, 8 से 14 दिन, यानी कि 8 से 14 दिन में इसकी अवधि कितनी होती है, 8 से 14 दिन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 20 क्वेश्चन हमारा रहा और 20 क्वेश्चन आप लोग के साथ रहा और आप लोग तैयारी कीजिए जाकि आपकी ताकि आपकी सफलता आपके कदम चूमे और आप लोग एक जॉब पा जाए। हम लोग का यही तो उम्मीद है कि आप लोग उस मंजिल पे पहुंचे जिस मंजिल पे आपको इंतजार है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं और आपके साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा।